Hello, dear learner. Today we are going to discuss another important micro teaching skill, that is structuring classroom questions. क्लासरूम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएं, किस तरीके से पूछे जाएं, उनका नेचर कैसा होना चाहिए। तो क्लासरूम क्वेश्चनिंग का जो पहला स्टेप है उसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस को कैसे हम स्ट्रक्चर करें और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस जो है वो क्लासरूम में पूछे जाने चाहिए और उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी है बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। यानी हमें पता होना चाहिए कि हम जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं क्लासरूम में उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, किस तरीके से पूछे जाएं, क्या उनका क्राइटेरिया होना चाहिए। इसको आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस माइक्रो टीचिंग लेसन में। सो लेट्स बिगिन विद द स्किल्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग क्वेश्चंस। देयर आर सर्टेन components regarding the micro structuring questions. They are relevance, precision, clarity, grammatical correctness, structuring questions at different levels which are grammatically correct. तो एक जनरल गाइडलाइन होती है क्लासरूम में क्वेश्चंस को पूछने की, और जब हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, तो वी हैव टू टेक सर्टेन जनरल गाइडलाइंस बिफोर टेकिंग अप द कंपोनेंट ऑफ द स्किल। इन स्किल्स के बारे में बात करने से पहले हम उन गाइडलाइंस को जान लें क्या चीज़ें हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सजेस्टिव भी हैं और प्रेस्क्रिप्टिव नहीं है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि जैसे कि यस आर नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वी शुड अवॉइड यस आर नो टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बिगिनिंग विद इंट्रोगेटिव वर्ड्स लाइक व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हिच, व्हेन। मतलब हम जो क्वेश्चंस पूछें वो इंट्रोगेटिव वर्ड से ही शुरू होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस यस आर नो टाइप क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस इनअप्रोप्रिएट माना जाता है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस को हम अवॉइड करते हैं। या ऐसे क्वेश्चंस जो लीडिंग क्वेश्चंस हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम अवॉइड करेंगे। लीडिंग क्वेश्चंस मतलब कि ऐसे आंसर्स जिसमें यस और नो आएगा, मतलब वो क्वेश्चंस भी ऐसे इस नेचर के होते हैं जिनका आंसर यस और नो में आता है। तो ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस को भी हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं। तो उसकी जगह पे हम जिसमें हैश हमारा जो क्वेश्चन टैग होता है वो क्वेश्चन टैग ना हो करके हम नॉर्मल क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं उनसे पूछें। इसके अलावा डबल बैरल्ड क्वेश्चंस को भी अवॉइड करते हैं जिसमें दो या दो से अधिक आइडियाज जो है इन्वॉल्व हो एक साथ। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं दे आर कॉल्ड डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। तो एक साथ कई सारे आइडियाज को हम जो एक सिंगल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आसान नहीं होता है। तो जिस लेवल के स्टूडेंट से हम डील कर रहे हैं उसके लिए जरूरी क्या है कि हम सिंगल क्वेश्चंस पूछें जिसमें सिंगल आइडिया हो, सिंगल क्वेश्चन हो, सिंगल आइडिया हो, उसमें दो या दो से अधिक आइडियाज ना हो। दूसरा यह है कि जो होता क्या है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत लंबा क्वेश्चन होता है तो बच्चे जो है भूल जाते हैं उस चीज़ को कि क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैसी चीज़ें होंगी, तो बार बार वो उसको रिपीट करने के लिए कहते हैं। तो इस यानी बच्चे भी समझ जाएं और वो आसान भी उनके लिए हो। तो इस तरह से जब स्ट्रक्चरिंग करें हम तो डबल बैरल्ड क्वेश्चंस को अवॉइड करें। इसके अलावा एम्बिगुअस क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। एम्बिगुअस क्वेश्चन जिसमें कि कुछ इलिप्टिकल या ऐसे क्वेश्चंस हो जिनमें जो जिनका आंसर जो है बहुत, जिनका जो क्वेश्चंस वेग हो और कम्युनिकेट ना कर पाए, जो क्वेश्चंस का इंटेंट क्या है, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आप स्टूडेंट से, वो ना कर पाए, तो ऐसे क्वेश्चंस वेग क्वेश्चंस कहलाते हैं। क्लासरूम में जो बच्चों की जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होती है वो लिमिटेड होती है। अगर हम उनको अपनी तरह से ट्रीट करेंगे कि जो कैपेबिलिटी हमारे अंदर है वो उनके अंदर भी होगी, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो सारी कैपेबिलिटी अंदर हो। तो इस तरह के एम्बिगुअस क्वेश्चंस जो उनको समझ में नहीं आएंगे अगर हम उनको थोड़ा सा भी राउंड अबाउट कर देंगे या इस तरह की चीजें उसमें इलिप्टिकल कर देंगे तो वो उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन जो हो वो इन मतलब अप्रोप्रिएटली स्ट्रक्चर्ड हो, वेग ना हो, कि आप सीधे प्रश्न पूछें बजाय कि उसको घुमा फिरा के पूछें।
जैसे हम मान लो क्वेश्चन स्ट्रक्चरिंग क्वेश्चंस की ही बात कर रहे हैं, तो हम पूछे व्हाट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम क्वेश्चंस। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस हम पूछ सकते हैं व्हाई डू यू थिंक दैट स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। सीधा प्रश्न, क्लियर है, क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या सोचते हैं वो, क्या जानते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक एम्बिगुअस क्वेश्चन नहीं है। और अगर हम इसको केवल ये पूछ लेंगे कि व्हाट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ क्लासरूम क्वेश्चंस, तो वो थोड़ा वेग हो जाएगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जनरल गाइडलाइंस की वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ yes or no type questions, use of leading questions, avoid double barreled questions, avoid ambiguous questions। इन तरह के क्वेश्चंस को हम अवॉइड करते हैं नॉर्मली। अब आते हैं हम कंपोनेंट्स पे कि जो इनमें कंपोनेंट्स हैं। सो देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स। द फर्स्ट कंपोनेंट इज रिलेवेंस। रिलेवेंस मींस suitability of the question to the specific instructional objective of the lesson and the content being covered। यानी जो कुछ भी हमने जो कंटेंट हम कवर अप कर रहे हैं, क्वेश्चंस उसी से जुड़ा होना चाहिए और जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ने बनाया है उसके साथ उसकी सुटेबिलिटी हो। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि बहुत ही कम रिलेटेड होता है या कंप्लीटली अनरिलेटेड होता है कंटेंट के साथ में, तो वो रिलेवेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है, उससे कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन हमें सीधे पूछने चाहिए और कंटेंट से जुड़ा हुआ पूछना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो, इसका दूसरा जो हमारा टॉपिक है कंपोनेंट है, दैट इज प्रिसीजन। प्रिसीजन जो है दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लासरूम क्वेश्चंस। इस केस में अगर हम देखें तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें क्लासरूम क्वेश्चंस में प्रिसीजन क्या है, तो ये है बेसिकली इट इज अबाउट द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस। टू लेंथी अ क्वेश्चन फेल्स टू गेट रजिस्टर्ड इन द ब्रेन ऑफ द पीपल। अगर बहुत लंबे क्वेश्चंस होते हैं तो नॉर्मली बच्चों के दिमाग में नहीं रजिस्टर होते हैं। और डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेटर होते हैं एक्स्ट्रा वर्डेड क्वेश्चन से। बहुत लंबे क्वेश्चन से वो बेटर होते हैं। तो लंबे क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम वेस्ट भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो है और चीज़ें होती हैं जो उससे जुड़ी हुई होती हैं। तो क्वेश्चंस बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। क्लैरिटी refers to the understandability of the language of the questions। जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो समझ में आनी चाहिए। इफेक्टिव क्वेश्चंस जो है ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चों के अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस से जुड़े होते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। अक्सर जो इनएक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं जो लेसन प्लानिंग करते हैं, तो विदाउट कंसिडरिंग द नॉलेज लेवल ऑफ द पीपल दे प्रिपेयर द क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, दीज क्वेश्चंस फेल्स टू अराउज द क्यूरियोसिटी, कैच अटेंशन एंड स्टिमुलेट थिंकिंग अमंग द लर्नर। तो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी उसको वो समझ पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू द ग्रामेटिकल करेक्टनेस। क्वेश्चन अगर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है तो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द पीपल, बिकॉज फॉर दैट क्वेश्चंस पीपल टेक मोर टाइम टू अंडरस्टैंड एन आंसर। उसको समझने के लिए बच्चा बहुत टाइम लेता है, आंसर करने के लिए बहुत टाइम लेता है। तो इस तरह से क्या है, ग्रामेटिकल इनकरेक्टनेस जो होती हैं क्वेश्चंस की, वो पता देती हैं कि क्वेश्चंस अच्छा नहीं है या वो कितना सक्सेसफुल हो जाएगा उस चीज को। तो क्वेश्चन में कुछ चीजें हैं कि अप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव्स यूज करना, और कभी कभी ऐसा होता है कि टेंस कुछ और है, क्वेश्चन हम कुछ और पूछ रहे हैं, तो इनअप्रोप्रिएट टेंस हो गया, डबल नेगेटिव्स का यूज करना। तो ये सारी चीजें जो है वो ग्रामेटिकल इनकरेक्टनेस में आती है। तो ग्रामेटिकली क्वेश्चंस करेक्ट होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लेबल ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का लेबल कैसा होना चाहिए। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं दे स्टिमुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग अमंग द पीपल। लर्नर में वो अलग तरह की जो है क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं उनके माइंड को। तो
लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चनिंग के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, किस तरह से क्वेश्चनिंग की गई है, और उसी के हिसाब से क्वेश्चंस का इंटेंट होगा जो पूछा जा रहा है, और बच्चे उस हिसाब से सोचेंगे। तो लर्नर कैसे सोचेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। तो इसीलिए बहुत तरह के प्रोफेशनल्स ने भी इसकी बात की है, क्लासरूम क्वेश्चंस पे, टैक्सोनॉमी में और चीज़ों में बात की गई है, क्वेश्चंस का नेचर कैसा होना चाहिए। कई तरह के हमने क्लासरूम क्वेश्चन पढ़े हैं, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पढ़ी है, और सब किस तरह के जो है वो अलग अलग लेवल होते हैं, और उसके हिसाब से नॉलेज एस्पेक्ट्स होता है, मतलब कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है, साइकोलॉजी अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, सो उनको हम कवर अप करते हैं। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो जो क्लासरूम क्वेश्चंस हैं, बेसिकली अगर हम उनमें बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ क्लासरूम क्वेश्चंस: लोअर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। लोअर ऑर्डर क्वेश्चन जिसमें रिकॉल या रिकग्निशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन जिसमें ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हायर ऑर्डर क्वेश्चंस जो होते हैं, दे आर हैविंग द एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन टाइप क्वेश्चंस। तो ब्रीफली हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि रिकॉल टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिकग्निशन टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस चार्ट दैट आई हैव बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी हैंडबुक कि क्लासरूम क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। तो लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली रिकॉल और रिकग्निशन टाइप क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं उस तरह के आंसर्स को रिप्रोड्यूस करने में। यानी वट एवर द कंटेंट द लर्नर हैव ऑलरेडी लर्न, ही आर सी हैज लर्न फैक्ट्स, इंफॉर्मेशंस, तो वो उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है इस तरह के मेंटल प्रोसेस को इन्वॉल्व करके। तो रिकॉल टाइप क्वेश्चन सिंपल, कोई फैक्ट्स पूछ लिया हमने, कोई चीज़ कब हुई, क्या है, ठीक है ना, डेफिनेशन क्या है, लॉज क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो रिकॉल टाइप क्वेश्चन में आती हैं। Recognition process refers to the mental process involved in the identifying if certain facts or information belong to the knowledge imparted earlier. कोई नॉलेज उसको दिया गया है और कोई फैक्ट्स उससे जुड़ा हुआ है, तो रिकग्नाइज कर पाएगा लर्नर उस चीज को, उससे जुड़ा हुआ है ये आइडेंटिफाई कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चंस से किसी हमने सेंटेंस में कोई सेंटेंस लिखा और हमने पूछा कि इस सेंटेंस में पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, बिकॉज अगर हमने उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रखा है तो दे कैन इजीली आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंसेस। तो ये जो होता है हमारा वो रिकॉल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और रिकग्निशन टाइप क्वेश्चंस, रिकॉल और रिकग्निशन टाइप क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द मिडिल ऑर्डर क्वेश्चंस। तो जो मिडिल ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं, दे हैव सेवरल कैटेगरीज। ये जो मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन है वो मेंटल प्रोसेसेस को स्टिमुलेट करते हैं, बेसिकली ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप इसमें देखें तो यू कैन सी different type questions: translation, interpretation and application based question. If we talk about the translation, means a fact or concept or generalization can be expressed through the different media के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एक्सप्रेशन उसमें होता है। तो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन और मोड ऑफ एक्सप्रेशन दो तरीके हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे वो ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कोई पिक्चर दिखाया और उस पिक्चर्स में हमने, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टीचिंग सर्टेन थिंग्स इन लिटरेचर, तो हमने बताया कि इस पिक्चर में जो है वो क्या चीज़ दिखाई दे रही है, क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट व्हाट इज द आइडिया दैट दिस पिक्चर कंटेन्स। अगर कोई पिक्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि कोई जो है कैरेक्टर है उसमें ऐसे उसकी बारे में बात कर रहे हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में है, तो हम पूछ सकते हैं कि हाउ कैन बी रिप्रेजेंट जॉय और दिस फीलिंग ऑफ द पर्सन इन दिस पिक्चर। या फिर कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अपने शब्दों में कोई चीज़ बताइए आप। अगर हम आप डेमोक्रेसी पढ़ा रहे हैं और डेमोक्रेसी के बारे में पूछ रहे हैं कि डिफाइन डेमोक्रेसी इन योर ओन वर्ड्स, तो दिस इज द व्हाट मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ डेफिनेशन, चेंज कर दिया मोड ऑफ एक्सप्रेशन को।
तो ये ट्रांसलेशन हो गया। इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रांसलेशन वाले में आते हैं। इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स कंपैरिजन, एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप्स एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर आप देखें तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं इंटरप्रिटेशन में: कंपैरिजन, एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। Comparison basically to find out the similarity and dissimilarity between two or more concepts and ideas. तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो उनमें आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टीचिंग डेमोक्रेसी, अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो यू कैन कंपेयर द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, find out the similarities and dissimilarities. And there are certain other things, for example you are teaching uh, speed and velocity, so you can compare both the concepts. Likewise other you can compare. Now coming to the explaining relationship, so we have different things: explaining cause and effect relationship, explaining relationship with implication, explaining relationship with evidence. So we can frame different types of questions on the basis of different explanations. किस तरह से है, कैसे है, किस तरह से देखते हैं आप, रिलेशनशिप क्या है, कैसे आप देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे ये होता है, कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप में आते हैं। तो हाउ, वाई, ठीक है, हाउ बेसिकली, हाउ कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये बेसिकली इस तरह के जनरलाइजेशन जो है वो एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप में आते हैं। Application based questions refers to the use of knowledge required in one situation to the solution of some specific problem in another situation। यानी सिंपली किसी एक सिचुएशन में जो नॉलेज हमने गेन किया है, जो लर्नर ने गेन किया है, उसको वो दूसरे सिचुएशन में, दूसरे प्रॉब्लम में अप्लाई करता है। तो नॉर्मली मैथमेटिक्स में, साइंसेज में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फ्रेम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसी चीजें क्यों होती हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे एक्सप्लेन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि जो है आग गर्म क्यों होती है, बिकॉज उसके पहले से हमने चीज की थ्योरी पढ़ रही है, बर्फ ठंडी क्यों होती है। ये जो थ्योरी है बेसिकली जहां हम नॉलेज को अप्लाई करेंगे, पहले से हमने नॉलेज पढ़ रखा है, अब उसको हम सिचुएशन अप्लाई करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। नाउ कमिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी एप्लीकेशन है यहाँ पे हम, we are what connecting the knowledge from knowledge that acquired in one situation to the situation of some specific problem। मैथमेटिक्स में, साइंसेज में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसी चीजें आती हैं, लैंग्वेज में भी आता है ऐसा। इट नाउ कमिंग टू द हाई ऑर्डर क्वेश्चंस। हाई ऑर्डर क्वेश्चंस में एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इन एनालिसिस पोर्शन वी हैव what examining material, situation, environment with the view to separate them into the component parts। उसको एनालाइज करना, चीजों को तोड़ तोड़ करके देखना। तो there are two types of things: inductive and deductive reasoning। Inductive reasoning based on the first we observe the number of observations and then coming to the particular uh, theory, or this is inductive reasoning। और डिडक्टिव बेसिकली क्या होता है, किसी फॉर्मूले से, किसी चीज से जो है उस चीज पे आना। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव। एनालिसिस पोर्शन में एनालाइज करते हैं चीजों को लेकर के ऐसे तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बनाए जा सकते हैं अलग अलग, कि जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग पे बेस हो। इंडक्टिव रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, कि जैसे कि हम किसी सिंगल आइडिया पे आ जाएं, कोई ऐसा चीज हो जिसको हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखा है और डिफरेंट हमने एग्जांपल्स लिए, और हम कहते हैं कि इन सब चीज़ों से क्या कंक्लूजन निकल करके आता है, क्या समझ सकते हैं हम। तो वो जो कंक्लूजन आएगा, वो जो एनालिसिस करेंगे हम डिफरेंट एग्जांपल्स का, वो एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे एनालिसिस पोर्शन में आएंगे। और अगर हम कोई डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें, डिडक्टिव रीजनिंग में जैसे कि फिजिक्स का ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम न्यूटन्स के लॉज पढ़ रहे हैं अलग अलग, और हम एक न्यूटन का लॉ हमने पढ़ा है कि थर्ड लॉ जो होता है, दैट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो
उससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो डिडक्शन कहाँ होगा, उस थ्योरी से आएगा। तो different examples, we can propose different examples regarding the Newton's third law of motion because we have already the theory and we have to derive the different examples from that. ठीक है, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। और दूसरा, अगर इंडक्टिव रीजनिंग कहें तो डिफरेंट एग्जांपल्स को लेकर के हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि साइक्लिक ऑर्डर होता है डेज एंड नाइट का, ठीक है, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ डेज एंड नाइट्स रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, क्या इन्फर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग रहेगा कि साइक्लिक ऑर्डर जो डे और नाइट का है उससे क्या चीज, क्या हम बता सकते हैं उसके बारे में क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे वो हमारे एनालिसिस पोर्शन में आएंगे। हायर ऑर्डर क्वेश्चंस में दूसरा जो है वो सिंथेसिस, जिसमें बेसिकली ये यूनिक और ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन किसी फैक्ट्स का या कॉन्सेप्ट्स का या जनरलाइजेशंस का होता है। तो यूनिकनेस या जनरलाइजेशंस या ओरिजिनलिटी जो इंटरप्रिटेशन की, उसका मतलब यह है कि जो फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स या जनरलाइजेशंस हैं उसको रीस्टेट करना इस तरह से कि वो नया लगे या डिफरेंट लगे जो पहले से हुआ हो चीज। ठीक है, तो दैट्स व्हाई देयर आर सर्टेन पॉइंट्स इन सिंथेसिस: uniqueness, originality, diversity, imaginary situations. These type of questions comes under synthesis category. और हम कहते हैं ना कि कभी ऐसा, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सिंथेसिस वाले पोर्शन में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। या अगर इस दुनिया में अगर ऐसी चीज ना हो या इलेक्ट्रिसिटी ना हो या पेट्रोल खत्म हो जाए तो व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ डू यू एक्सपेक्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट पेट्रोल, विदाउट, अभी हम बात करने की गैस की शॉर्टेज हो गई, तो इस तरह की चीजें हैं तो वहां कैसा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली ये जो है हमारे सिंथेसिस वाले पोर्शन में आएंगे। नाउ कमिंग टू द इवेल्युएशन पोर्शन। Evaluation basically means to judge, justify or defend a position in perspective of appropriate standard and values. Evaluation में basically क्या है कि उस चीज को जज करना, जस्टिफाई करना या डिफेंड करना पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या वैल्यू को लेकर। तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें किसी ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट या वैल्यूज जो है दैट डिमांड्स पीपल्स टू डिटरमाइन देयर क्लोजनेस टू द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज। लर्नर्स जस्टिफाई एंड डिफेंड हिज और हर पोजीशन, कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। ये इवेल्युएटिव प्रोसेस है एंड इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट हैंड राइटिंग अमंग द पीपल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली एक अच्छी जो है राइटिंग कैसे हो, अच्छी हैंड राइटिंग कैसी हो, ठीक है ना, कैसे वो लिखता है अच्छे से, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट करता है। जस्टिफिकेशन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कुछ जिसमें हम पूछ सकते हैं कि आप क्यों ऐसा सोचते हो कि ये चीज इससे बेटर है, जस्टिफाई। ठीक है, या ये चीज जो है वो एआई जो है दैट इज अ बून फॉर मैन काइंड और अ कर्स फॉर मैन काइंड। तो इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज, जजमेंट किसी चीज का कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें जस्टिफिकेशन, जजमेंट या डिफेंस इन्वॉल्व हो, दैट इज इवेल्युएशन टाइप क्वेश्चंस। तो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज यू कैन get the idea from this particular chart and you can frame the questions, especially those people teacher who are what very enthusiastic and they are what, this is also helpful for the teachers also, those who are in teaching in service, जो टीचर्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो क्लासरूम में जब क्वेश्चंस पूछें तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखें कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस पूछे, जिसमें लर्नर्स में केवल मेमोरी बेस्ड जो है वो मेंटल प्रोसेस में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही ना हो, उसमें दूसरे और जो है हायर लेवल के जो थिंकिंग एबिलिटीज हैं वो डेवलप हों। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं सो एज टू अराउज द interest of the learner regarding the content. Okay, so now these are the components that we have already discussed. Again, there is a particular concept solution, skill structuring questions, format is clear, we have already discussed.
So if we discuss the basic plan, so this is the one plan. I have not written so many things, but this is the thing that I have written. Some questions, you can get the idea from that what kind of questions would be there. Recall type questions 1, 2, 3, 4 is the component. One refers to the relevance, then clarity, then grammatical correctness, and तो ये जो जिस नंबर को हमने उस वहां पे लिखा है कंपोनेंट्स के ऑर्डर में, वो वैसे ही लिखे जाएंगे। और क्वेश्चंस लिखे हुए देखिए आप, सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चंस हैं, वी हैव रिकग्निशन टाइप क्वेश्चंस, वी हैव मिडिल ऑर्डर में इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चंस, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये सारी चीजें हैं, जब आप स्टूडेंट्स देंगे तो पॉइंट्स क्लियर है। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स हमारा पॉल्यूशन था। नेक्स्ट में ऐसे क्वेश्चंस कि हाउ डज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन फार्मिंग लीड टू वाटर पोल्यूशन। मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने इंटरप्रिटेशन के बारे में आपको बताया था कि इंटरप्रिटेशन में ऐसे क्वेश्चंस होंगे बेसिकली जो मिडिल ऑर्डर में ट्रांसलेशन से रिलेटेड और जिसमें इंटरप्रिटेशन में कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप चेक कर सकते हैं अपनी चीज़ों से कि कैसे आपने जो चीज़ें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्या करना है हमें। एप्लीकेशन में वही है कि हाउ कैन वी चेक वाटर पोल्यूशन, तो उन्होंने पढ़ा होगा उसके बारे में, तो बता पाएंगे कैसे वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है ऑलरेडी, तो उसको अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे, उसको जवाब दे पाएंगे। ऐसे ही हायर ऑर्डर क्वेश्चन में एनालिसिस है कि क्वेश्चंस में पूछा गया कि ट्रीज आर द नेचुरल प्यूरिफायर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। तो इस स्टेटमेंट से आपको कैसे आप एयर पोल्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एयर ऑफ पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट को देख पा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें वो एनालाइज करेगा चीज़ों को और देख पाएगा लर्नर। ऐसे डिफरेंट सिंथेसिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि व्हाट विल हैपन टू लाइफ ऑन द अर्थ इफ पोल्यूशन इज नॉट चेक्ड। तो इस तरह की चीज़ें जो आपकी माइक्रो लेसन प्लान में बनेंगे 5 से 6 मिनट में कम से कम हर एक स्किल्स को कवर अप करके चलेंगे आप, हर एक लेवल के क्वेश्चंस लेंगे और कम से कम 3 क्वेश्चन सभी उसके लेकर के इस पूरे प्लान को आप डेवलप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू लर्न कि हाउ टू प्रिपेयर द क्वेश्चंस, हाउ टू स्ट्रक्चर द क्वेश्चन यूजिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द दिस पर्टिकुलर स्किल। तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्री सर्विस टीचर, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनके लिए भी, और जो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी सर्विस में हैं वो भी अपने प्लान बनाते समय इस चीज़ को ध्यान में रखें कैसे क्वेश्चंस बनाया जाए, इंपॉर्टेंट है। और जब आप एक बार इसको सीख जाएंगे, बनाना सीख जाएंगे, तो आपको अपने जो कंटेंट है उसको इवेलुएट करने में आसानी होगी, कितना लर्नर ने सीख लिया। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही ये हमारा क्वेश्चन बनता है। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जनरल गाइडलाइंस में कि उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनने चाहिए। तो उन क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके ऐसे प्लान बनाए जाने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी हमने पहले ही बात की है जिस तरह की शेड्यूल में हमारा ऑब्जर्वेशन बनेगा, कंपोनेंट्स, टैलीज, रेटिंग्स, ऑल दीज थिंग्स विल बी रिटन। तो हमारे ख्याल से आपकी चीज़ें क्लियर है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, तो एक अच्छा माइक्रो लेसन प्लान बना सकते हैं स्ट्रक्चरिंग क्वेश्चंस का। और ना केवल अभी माइक्रो टीचिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, रेदर देन कि व्हेन यू गो फॉर द फुल टीचिंग, यानी आप मैक्रो टीचिंग के लिए जाएंगे, तो मैक्रो टीचिंग में इन स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपको ये चीज़ पहले से प्रैक्टिस में होनी चाहिए। तो अच्छे से प्लान करिए, बनाइए। हैप्पी लर्निंग। आप इसको इस बुक से भी देख सकते हैं जिसका मैंने रेफरेंस लिया है, तो इससे ही मैंने चीज़ें ली हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।